12 नंबर क्लास। तो इस वीक के जो अखबार में न्यूज़ हैं, जो आपके काम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम के लिए हो सकता है, बड़ा प्रोफेशनल वर्क होता है पेपर पे, उसके न्यूज़ को हम पढ़ के तो नहीं सुना सकते उतना, लेकिन हम आपको उस न्यूज़ को लेके जागरूक तो कर सकते हैं। ठीक है? अगर अपना अनुभव यही कहता है कि बच्चे अखबार ठीक से पढ़ें, तो उसे कोई मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अखबार की चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं रखी जा सकती, लेकिन मैगज़ीन क्या होते हैं? रिकॉर्ड में रहते हैं, आप घर पे रख सकते हैं, मंथली मैगज़ीन का। पेपर पढ़ने से ये हो जाता है कि एक तो आप जागरूक रहते हैं करंट में, और लास्ट में अगर आप उसे मैगज़ीन में पढ़ते हैं तो चीज़ें और रिवाइज़ होती है। अक्सर आपका 10 दिन एग्ज़ाम रहा, अक्सर करंट अफेयर्स में, करंट के लिए क्या करें? तो 10-20 दिन पहले लोग नोट्स वगैरह सब जुटाएँगे। अब पता चला है कि हड़बड़ में पढ़ेंगे या सब गड़बड़ करके आएँगे। ठीक है? तो यही हड़बड़ी और गड़बड़ी के चक्कर में उनको लगता है कि कम समय में कर लेंगे। वो तभी होता है जब आप कंटिन्यू जागरूक रहे हैं। रेगुलर रेगुलर अगर आप जागरूक रहे हैं, वो पेपर के माध्यम से जागरूक रहे हैं, तो मैगज़ीन में पढ़ते समय या लास्ट टाइम में काम करते समय आसान होता है। ठीक है? एक बार अगर कोई किताब पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप बहुत समय लेंगे, लेकिन वो जिस किताब को 5 बार पढ़े हैं, उसको कहा जाए पढ़ने के लिए तो कम समय में आप उसे क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। वही चीज़ है। तो न्यूज़ है ये कि अब मोदी सरकार ने को लेके कुछ चीज़ें राष्ट्रपति ने भी कही थी। इस न्यूज़ की कटिंग में यही है। इसके कुछ बिंदु तो हम पढ़ सकते हैं कि संसद के बजट सत्र में के संयुक्त अधिवेशन अ, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता बड़े लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अधिवेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां विस्तार से गिनाई। राष्ट्रपति गिनवा रही हैं। ठीक है? इनमें ऐसे भी कुछ निर्णयों को उल्लेखित किया जो पहली बार हुए। राष्ट्रपति इन बिंदुओं को सरकार की अभिनव पहल के रूप में प्रस्तुत किया, एक नई पहल के रूप में। तो वो जो बिंदु है उसके प्रति हम आपको जागरूक करना चाह रहे हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के दौरान, है ना, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को जो गिनवा रही थी। तो बिंदु में पहला था कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। अब इससे जुड़े हुए कनेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है? भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। हो सकता है कि एशियाई खेल से रिपीटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे एग्जाम जो आपका होगा वहां पे, यहां से प्रश्न आ सकता है। पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल हम लोगों ने जीता, जो पहले भी हम लोग इसी पेपर के कटिंग के दौरान कुछ चीजें बिहार से रिलेटेड भी देखे थे, याद होगा। अभी वीडियो यूट्यूब पे क्या है, अपलोड है। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। इन सबको आप अटल सेतु के बारे में सर्च कर सकते हैं, कहाँ है, कितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है कि नहीं। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। निश्चित रूप से आपका इस पे एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, सीडीएस, जो पीछे बहुत काफी चर्चा में भी था और अभी भी रहता ही है, जिसमें तीनों कंबाइंड सेना को मिला के एक संगठन बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार देश में कृषि निर्यात नीतियां बनाई गई। अब आपको कृषि निर्यात नीति क्या है, आपका इस पे क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मान लीजिए किताब में तो छपेगा नहीं, किसी मैगजीन में मिलता है, और नहीं आपके पास इसका आइडिया है, तो आप गूगल पे भी कृषि नीति क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेट इंटरनेट के द्वारा भी आप इस पे एक अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने जो भी बताया है उस पे आपका एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है? ऐसे हजारों आदिवासी गांव, चाहे देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची।
लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को की सुध ली गई। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमय योजना बनाई गई। पीएम जनमय योजना, आपको इस पे भी एक अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया, जो हमारे पर्सनल मैगजीन में भी क्या है, आरएसडी वाले मैगजीन में सिकल सेल एनीमिया को लेकर टॉपिक था। और हम समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया आपके क्विज में भी कभी था क्या, टॉपिक वगैरह इस तरह का नहीं। अभी आपके क्विज का टॉपिक क्या है, जेंडर बजटिंग, ये कहीं टॉपिक दिया है। हाँ ठीक है। आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रही। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई, 10% जो दिया गया। तो ये कुछ नई चीजें थी जो इनके इस बार के कार्यकाल में हुई, और इसको खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिनवाया है। तो इस लिहाज से आपको इन टॉपिक को स्पेशली एक ऑब्जर्वेशन, एक अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। देखिए मैथिली ठाकुर हैं, लोक गायिका हैं, और इनका नाम है काफी बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर क्या राष्ट्रीय स्तर की पहचान है। तो हाँ 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 हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है। फिर धन्यवाद प्रस्ताव जब लाया जाता है, तो उसमें अगर धन्यवाद भी अगर सही से बहुमत में अगर नहीं मिला तो सरकार गिर जाती है। ये भी आप सब ध्यान रखेंगे ना, खाली अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरती है, धन्यवाद प्रस्ताव से भी गिर सकती है। ठीक है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में गुरुवार को चुनाव आयोग की विशेष दूत एवं गायिका मैथिली ठाकुर, ये फोटो देने का मतलब ये है कि एक तो 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के दौरान इनको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। दूसरी बात कि ये बिहार की मतदाता, जो ये जो चुनाव इलेक्शन का जो आइकॉन है वो मैथिली ठाकुर ही हैं। ये इसलिए भी आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप बस इनका फोटो देख के याद रहे कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन आइकॉन किसको बनाया है, मैथिली ठाकुर को। अरुणाचल के तवांग में अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग टूर्नामेंट 5 फरवरी से। कयाकिंग एक छोटा नाव को कहा जाता है, हालांकि इसके बहुत टर्म्स हैं। तो ये अब जैसे फोटो में दिख रहा है कि ये किसी नदी में नाव क्या है, चलाया जा रहा है। ये खेल है एक तरह का। ये अरुणाचल प्रदेश में भी होता है नदियों में, और केरला में भी इस तरह के खेल आपको देखने को मिलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास तवांगचू नदी पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कयांकिंग टूर्नामेंट अगले महीने आयोजित किया जाएगा। इस नदी में तिब्बत की 2 नदियां मिलती हैं, जो बाद में तिब्बत से होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जब आता है भारत की तरफ, जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ वो हो जाती है जमुना। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा हो जाती है दिहांग, आगे ब्रह्मपुत्रा, और फिर बांग्लादेश में जाती है तो जमुना हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो बाद में तिब्बत से होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। 5 फरवरी से होने वाले तवांगचू, आज कितना तारीख है, अभी स्टार्ट ही होगा। टाइड्स टूर्नामेंट में प्रतिभागियों को रोमांच की पूरी सौगात मिलेगी, आयोजकों द्वारा जारी पैमाने की। इसमें आप ध्यान रखेंगे ये खेल अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जहां पे हो रहा है वो जगह लगभग अरुणाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर की एक बॉर्डर बनाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए कि भाई हो सकता है कि तवांग खेल किस राज्य से संबंधित है, या हाल ही में तवांग जो टूर्नामेंट, ये जो सॉरी कयांकिंग टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तब उत्तर लेंगे अरुणाचल प्रदेश। तयांकिंग गेम कैसा है वो फोटो से देख के पता चल जाता है कि किसी नदी में एक छोटे से नाव के साथ रेस लगाया जाता है। ये एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
ये आज का टॉपिक है आप लोग का, क्विज का टॉपिक। जेंडर बजट को बढ़कर कुल खर्च का 6.5% यह अब तक का सबसे अधिक जेंडर बजटिंग के लिए व्यवस्था किया गया है। अब आपको जेंडर बजटिंग में बस इतना जानिए कि जेंडर बजटिंग कोई अलग से बेस्ड बजट प्रेजेंट नहीं किया जाता। जेंडर बजटिंग एक ऐसा बजट है कि बजट प्रस्तुत करते समय महिलाओं को केंद्र में रख के बजट तैयार किया जाता है कि जो उनके उपभोग की वस्तु मार्केट में अपेक्षाकृत क्या हो, सस्ती हो या फिर उनके लिए आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अब इसके आपके जो क्विज में टॉपिक है उसमें सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल निहितार्थ को क्या करना है, दिखाना है कल के क्विज में। ठीक है, बाकी हमने ये आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, हम एक एक चीज पढ़ के नहीं सुना सकते। बजट कल पास हुआ है और आपको बजट में जो पेपर में चीजें आई हैं, कम से कम आप उसके लिए एक दिन तो रखिए उस टॉपिक के लिए। पेपर को तो कम से कम पढ़िए ढंग से, बाद में तो मैगजीन में भी आएगा। करेंट अफेयर्स भी हम जब पढ़ाएंगे आपको 17वीं बीपीएससी के लिए, तो वहां तो प्रेडिक्शन में तो बजट तैयार करवाइबे ना करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप न्यूज़वा में तो ध्यान रखिए, बाद में पढ़ेंगे तो एक तरह से रिपीट ही तो होगा। तो ये जेंडर बजटिंग आपका टॉपिक भी है, और ये आप ध्यान रखेंगे पीएम आवास योजना के तहत 70% घर महिला के नाम। तो ये न्यूज आपको पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, स्कीम में कौन कौन सी स्कीम में कितने आवंटन किए गए रुपए, तो आप देखेंगे ग्रामीण आवास, जल जीवन मिशन, मनरेगा, सक्षम आंगनबाड़ी, हेल्थ मिशन, आजीविका, समग्र शिक्षा, गरीबों को एलपीजी, पीएम पोषण, रूफटॉप सोलर, आयुष्मान भारत के लिए ये देखिए जो अमाउंट आवंटन किए गए हैं उसका एक ग्राफ दिया गया है। 2005-6 में शुरू हुआ था, तब यह 2.3% था जेंडर बजटिंग। ये देखेंगे, आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी दिखाना है, ये तो भारत में बाद में आया। इससे पहले सबसे पहले हम जहां तक हमको ध्यान में कि ऑस्ट्रेलिया ने जेंडर बजटिंग को फॉलो किया था। तो आप देखेंगे कि क्या है वैश्विक स्तर पे कहाँ पहले लाया गया था, फिर भारत में कब आया, स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार करके आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला है, 1 रुपए में 28 पैसे उधार से मिल रहे हैं, वहीं 20 पैसे ब्याज चुकाने में जा रहे हैं। यहाँ पे जब हम आप लोग को बजट पढ़ाते हैं तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। ठीक है, तो ये वही ग्राफ है। तो रुपया कहाँ से आता है, तो रुपया आ रहा है सरकार के पास, कॉर्पोरेट टैक्स कितना आ रहा है, 17 पैसा, यानी कि 17%। अगर इनकम टैक्स अब ज्यादा हो गया, 19 पैसा आया। अब तक सबसे ज्यादा सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, अब किससे आ रहा है, इनकम टैक्स से। आज से 5 साल 4 साल पहले पढ़ाई कर रहे होते और ये सवाल आता कि भारतीय सरकार को या सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं कहाँ से प्राप्त होती है, टैक्स सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होती है, तो उत्तर आप लेते निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा। लेकिन अब जब पूछेगा तो क्या आंसर लेंगे, इनकम टैक्स कितना, 19%। ये कितना, 17%। 1 रुपया में 17 पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स से और इनकम से आ रहा है 19, यानी कि इनकम टैक्स ने कॉर्पोरेट टैक्स को क्या कर दिया, बीट कर दिया है। अब बात करते समय अब ये बात किया जाए कि सबसे ज्यादा निगम कर से नहीं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिल रहा है, इनकम टैक्स से। पहले पढ़ते थे तो क्या बोलते थे हम लोग, निगम कर से या कॉर्पोरेट टैक्स से। तो ये चीजें देखने से, पढ़ने से आपका अप्रोच क्या होता है, बिल्डअप होता है, आप ध्यान देंगे तब ना। ठीक है, उसके बाद पैसा कहां से आ रहा है, कस्टम ड्यूटी से 4 पैसा आ रहा है, सेंट्रल एक्साइज से 5 पैसा, 18 पैसा जीएसटी से आया है। यानी कॉर्पोरेट टैक्स से भी ऊपर कौन है, जीएसटी एंड अन्य टैक्स। 7 पैसा नॉन टैक्स रिसिट से, 1 पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिट से, 28 पैसा बोरोइंग्स और अन्य लाइबिलिटीज से। ये कहां से पैसे आ रहे हैं, तो इतने जगह से पैसे आ रहे हैं। अक्सर यही पूछता है, क्रम में भी पहले पूछ देता था कि क्रम में समझाइए कि सरकार को पैसा कहां से सबसे ज्यादा, उससे कम आता है। तो ये आपको क्षेत्र पता रहेगा तभी तो सजा पाइएगा, मिला पाइएगा। उसी प्रकार अगर रुपया आया है तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो 8 पैसा खर्चा हो जा रहा है केंद्र की जो प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें, अदर्स 9 पैसे खर्च हो रहे हैं, 4 पैसे पेंशन में खर्च हो रहे हैं, 20 पैसा टैक्सेज और ड्यूटीज में राज्यों को जो शेयर दिया जाता है उसमें खर्च हो रहे हैं, 8 पैसा फाइनेंस कमीशन वो अन ट्रांसफर में खर्चा हो रहा है, 6 पैसा सब्सिडी में खर्चा हो रहा है, 8 पैसा डिफेंस में,
8 पैसा डिफेंस में खर्चा हो रहा है, 20 पैसा ब्याज भुगतान में, यानी जो कर्ज लेके जो आप जो ऋण के जो टैक्स ये देते हैं, ब्याज देते हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, 20 पैसा, सबसे ज्यादा वहीं पे खर्च हो रहा है। और बाकी राज्यों को उसके शेयर में 16 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में। तो इससे एक ओवरऑल आपको ये अप्रोच बनता है कि भैया पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा कितना कहाँ से कितना कितना आ रहा है और कहाँ से कितना कितना। तो एक तरह से इस फिगर पे भी एक ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, जो कि इस बार जो भी मैगजीन आएगा, चाहे योजना आए, कुरुक्षेत्र आए, प्रतियोगिता दर्पण आए, क्रॉनिकल आए, चाहे हमारा मैगजीन आए, कोई भी मैगजीन आएगा उसमें ये फिगर रहेगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और फिर रिकॉर्ड में तो मेरे यूट्यूब पे ही अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि ढूंढे कहाँ ढूंढे, तो हमको पता है कि यूट्यूब पे है, तो हम अपने रिकॉर्ड में मेरा है, ये रहेगा। देश की पहली महिला महावत पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित। ये पहली महिला पद्मश्री इसलिए लिखा हुआ जाता है कि वो महिला महावत है। महावत का मतलब वो होते हैं महावत जो हाथी को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, हाथी को ट्रेनिंग देते हैं, हाथी को कंट्रोल करते हैं वो लोग, वैसी महिला को पद्मश्री दिया गया है। ये असम के 3 लोगों को इस वर्ष, बिहार वाला तो पिछली क्लास में हो गया था, असम की 3 लोगों को ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली महिला महावत को क्या मिला है, पद्मश्री मिला। बहुत ग्राउंड, अभी तो जब से मोदी जी आए हैं कुछ पद्मश्री ऐसे देखने को मिल रहा है कि जिससे लगता है कि बहुत ग्राउंड लेवल के लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग के टाइम में खाली हीरो हीरोइन को क्या होता था, मिलता था बड़का बड़का लोग के, क्रिकेट खिलाड़ी, जो लोग नाम ही ग्रामीण लोग हैं उनका मिलता था। ऐसे लोग गांव से या जंगल से निकाल के नहीं दिए जाते थे, आइडिया ही नहीं होता था। अभी तो कम से कम ये पढ़ने को मिल रहा है भाई। हम कोई ऐसा तो नहीं है कि नया पे जागरूक हुए हैं। हम लोग तो 2000 ईस्वी में 2001 में मैट्रिक पास कर गए थे, 2003 में इंटर पास कर गए थे। तो आइडिया तो कम से कम 2000 के बाद, 2003 के बाद तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना हम लोग क्या कर दिए थे, शुरू तो कर ही दिए थे। तो उस अनुभव के आधार पे हम कह रहे हैं कि इधर जितने पद्मश्री सब दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी चेहरे आते हैं जिसको देख के बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा भी पद्मश्री, इनको भी हवाई चप्पल पे कोई जा रहा है, तो कोई ऐसा कपड़ा पहन के जा रहा है कि मत पूछिए, है ना। और माने कि एक जो सोसाइटी मेंटेन करने का जो आइडिया होता है, जो हीरो हीरोइन जो जब आते थे लेने के लिए, तो उनका एक आने का तरीका, जब गांव से या जंगल से जो जब लोग उठ के आ रहे हैं, तो उनका जब राष्ट्रपति से जाके पुरस्कार लेने के तरीके में बहुत फर्क है। थोड़ा सा मिट्टी का संबंध लगता है कि जुड़ गया हो, एकदम ग्रामीण परिवेश। ऐसे कई पुरस्कार आप लोगों ने चैनलों पे क्या किया होगा, देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। खैर, तो असम के 3 लोगों को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, जिनमें देश की पहली महिला महावत, एक लोक कलाकार और एक किसान शामिल है। तो ये न्यूज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और महावत का नाम क्या रखिएगा, ध्यान रखें, महावत पार्वती बरुआ। ठीक है, तो इसे हम हटाते हैं। न राहत न बोझ आगे की सोच। अभी देखिए, ये हम पढ़ने के लिए हम फोटो नहीं लाए हैं। इस फोटो को लाने का उद्देश्य यही था कि पेपर, आज के पेपर में आप लोग बजट से संबंधित जो न्यूज है उस पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप भी जानते हैं कि सर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि एक एक न्यूज पढ़ के क्या करें, सुनाए। तो ये फोटो देने का यही उद्देश्य था कि आप टैक्स में एक हेडिंग है, कोई बदलाव नहीं, 1 करोड़ करदाताओं को लाभ, जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान, राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज, बढ़ा जनजातीय मंत्रालय का बजट। ये सब छोटा छोटा आप थोड़ा सा आइडिया हेडिंग्स में पढ़ के, पर्यटन क्षेत्र में क्या हुआ, हरित ऊर्जा को लेके क्या है, स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, आयुष्मान भारत का विस्तार। ठीक है, यहाँ भी देखिए फोटो में दिया, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, छोटा हर पेपर में आया होगा। ठीक है, फिर सरकारी बैंकों में जो शेयर में देखी गई उछाल, उसमें क्या है, एक नजर रखना चाहिए। किस मंत्रालय को कितने पैसे मिले हैं इस बार, ठीक है, इत्यादि ये चीजें आपको दी गई हैं। तो छोटा छोटा अगर हेडिंगों पढ़ लीजिएगा तो एक मोटा मोटी आइडिया क्या है आपको बन जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना है, न्यूज पे ध्यान रखना है। लक्ष्य राजकोषीय घाटा को 4.5% होना चाहिए।
तो 20 वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1%, तो 2025-26 के लिए क्या टारगेट है? 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये सवाल पूछता है राजकोषीय घाटा वाला, 2024-25 पूछेगा तो 5.1 और 25-26 पूछेगा तो 4.5। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच शुरू हुआ सदा तंसिक युद्धाभ्यास। देखो, जब दो देशों के बीच युद्धाभ्यास होता है तो उस एक तो संबंधों को लेकर भी होता है कि दो देशों के बीच में संबंध बहुत मजबूत होते हैं या अच्छे संबंध और बनाए जाते हैं, और साथ ही इससे एक दो सेनाओं की प्रैक्टिस जब होती है तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मिशनों को एक साथ अंजाम भी देने में वो एक समझ बढ़ती है। तो ये सदा तंसिक जो है, भारत और सऊदी अरब ये सदा तंसिक पूछेगा भारत के साथ किस देश का, तो कौन से देश का? सऊदी अरब का। तो सदा तंसिक नामक युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई है। इसमें भारतीय सेना की 45 सदस्यीय टुकड़ी शामिल है, जबकि सऊदी अरब का भी समान संख्या बल वाला एक दल युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, और उसको नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि सदा तंसिक युद्धाभ्यास की शुरुआत 29 जनवरी से हुई है और इसका समापन 10 फरवरी को होगा, यानी अभी चल ही रहा है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत के अध्याय, अभी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी जानकारी के लिए, संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं को संचालन की रणनीति तकनीक में अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही इसकी मदद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच पारस्परिक मिलनसारिता और सौहार्द विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह के न्यूज को पढ़ना चाहिए, और अब पढ़ेंगे हुआ इंडिया में है, और सदा तंसिक जब शब्द आए तो आपको भारत के साथ सऊदी अरब याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो सदा तंसिक किससे संबंधित है? थल सेना का युद्धाभ्यास है। कहां हुआ है? सऊदी अरब में, राजस्थान में, और किन दो देशों के बीच में? विराट कोहली ने जीता आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये कोई पहली बार नहीं जीते होंगे। बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बने हैं, जिसमें उन्होंने हमवतन ट्रेविस हेड, उसी अपने ही देश के भारतीय स्पिनर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ इंपॉर्टेंट होगा उस्मान ख्वाजा। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पिछले साल घरेलू सरजमी पर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए गुरुवार को आईसीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर 2023 चुना गया। कोहली एक कौमा बार चुने गए सर? चौथी बार, ध्यान रखिएगा। वीरेंद्र सिंह राज्य में अनुच्छेद 355, वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य में अनुच्छेद 355 लगाए जाने की खबरों पर माने खामोश। कहने का मतलब ये हमको ये इसलिए यहाँ दिया गया है फोटो खींच के हमको, कि हम आपको आर्टिकल 355 के बारे में क्या कर सके, बता सके। और ये मणिपुर से संबंधित है। आप लोग को याद होगा, जो लोग यूपीएससी रेगुलर विद्यार्थी हैं, आर्टिकल 355 पे एक टॉपिक ही था हमारे मैगजीन में, याद होगा। अगर आप लोग रिकॉर्ड रखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन आर्टिकल 355 आपको बैरक में भी पढ़ के देख सकते हैं। आर्टिकल 355 का मतलब ये होता है कि अगर किसी राज्य को किसी बाह्य खतरे का डर सता रहा हो या आंतरिक कुछ मसले अशांत हो, तो उस स्थिति में वहां का बागडोर केंद्र सरकार को दिया जा सकता है। ठीक है, बिना वहां की सरकार को विघटित किए। यानी कि केंद्र सरकार वहां की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है, कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन सरकार विघटित नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बेयर एक्ट लाए हैं, दीजिए बेयर एक्ट।
आर्टिकल 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य होगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षण करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। सरकार भी विघटित नहीं हो। 356 में क्या हो जाता है, सरकार विघटित। 355 में सरकार भी रहेगा और कंट्रोल कहाँ रहेगा, और ये किस हालात में होगा, जब वहां बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति का कोई मामला बनेगा। तो इसको लेके कहीं मणिपुर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा प्रभावित राज्य में अनुच्छेद 355 लगाए जाने की खबरों पर शुक्रवार को चुप्पी साधे रखी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार को बर्खास्त किए बगैर राज्य की कानून व्यवस्था को अपने अधीन करने की केंद्र को शक्ति देने वाला यह अनुच्छेद नहीं यहीं पे कुछ क्लियर हो जाता है। क्या कहता है, कहा कि सरकार को बर्खास्त किए बगैर राज्य की कानून व्यवस्था को अपने अधीन करने की केंद्र को शक्ति देने वाला यह अनुच्छेद, सरकार को बर्खास्त किए बगैर। हालांकि मणिपुर से संबंधित है तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जब इस तरह की चर्चाएं किसी चीज की होती हैं तो उस स्टेट का आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन ध्यान में रहना चाहिए। यानी कि मैपिंग पे जाके उसका लोकेशन, कौन से राज्य से उसका सीमा लगता है भारत के, कौन से देश से उसकी सीमा लगती है, ये सब चीज तो कम से कम जरूर सर्च करें। वहां और मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, नहीं कौन सी नदी है, कौन से झील है, ये सब चीज आपको ऑटोमेटिकली ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है ये बताने का। जब इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो ऑब्जर्वेशन हमने आपको, इतना तो विजन आपको मैंने दिया ही है ना। और अभी ये यूट्यूब पे वीडियो जो विद्यार्थी देखेंगे उनको भी ये धीरे धीरे विजन क्या होगा, डेवलप होगा। तो उसने कहा था, मैंने गणतंत्र दिवस समारोह के बाद इम्फाल संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कांग्रेस की मणिपुर इकाई के प्रमुख कैसम मेघचंद्र कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि सिंह ने एक बैठक के दौरान उनसे कहा था कि राज्य में अनुच्छेद 355 लगाया गया है। अनुच्छेद 355 मैंने इस वजह से विवाद में आ गया। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का अधिकार देता है, ठीक है। और यह प्रावधान राज्य सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य की कानून व्यवस्था पर को अपने अधीन करने की केंद्र को शक्ति देता है। इसलिए आर्टिकल 355 इंपॉर्टेंट है। और फिर मणिपुर का जो जनजाति है वो तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पिछले साल मई में राज्य में हिंसा भड़कने के बाद से अनुच्छेद 355 लगाने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में पिछले साल 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद भड़की हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए थे। 180। और क्या विवाद था ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम समझते हैं कि मणिपुर पे आपके क्विज में ही स्पीच का टॉपिक दिया गया था, ठीक है। देश के 5 और वेटलैंड्स को मिला रामसर साइट का दर्जा। रामसर एक शहर का नाम है, ईरान में है, और वहां पे पहली कन्वेंशन हुआ था 1971 के आसपास। 71 के आसपास हुआ था, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रामसर कन्वेंशन, और वो वेटलैंड्स को लेके है ना। वेटलैंड्स मतलब ये होता है कि एक तरह से वेटलैंड्स पे मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे। उसका सीधा मतलब है कि जहां आर्द्र भूमि होती है ना, जहां शुष्क भूमि नहीं होती, जहां पे पानी सालों भर क्या रहता है, जमा रहता है। वहां पे पक्षी अपने भोजन की तलाश में क्या होती है, अपना आवास बनाती हैं, वहां रहती हैं। वैसे जगहों को चिन्हित करके अगर वो बहुत व्यापक स्तर पे है तो उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। हर साल रामसर कन्वेंशन किया जाता है। लेकिन हालांकि भारत ने रामसर ग्रुप से 1982 में क्या किया था, जुड़ा था। उस कन्वेंशन पे साइन 1982 में भारत ने किया था। और रामसर इसलिए कहा जाता है कि रामसर में ये पहली इस तरह से संबंधित बैठक हुई थी। और इस तरह के न्यूज से पता चला है कि अभी इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। इस न्यूज से पता चल रहा है। और रामसर पे मैगजीन में आता जरूर है, वो अप टू डेट अगर हुआ है तो अगली मैगजीन में क्या होगा, आएगा, ठीक है। रामसर पे हमारा यूट्यूब पे स्पेशल
वीडियो भी है, उस समय शायद 55 ही या 56 रामसर साइट्स थे, उस समय का वीडियो है हमारे पास। तो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के एक दिन पहले भारत के 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। इनमें 2 वेटलैंड्स तमिलनाडु और 3 कहां से शामिल किए गए हैं? कर्नाटक से। तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से 3, सॉरी, तमिलनाडु से 2 और कर्नाटक से 3। हो सके तो इसके नाम सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन है, ठीक है, आ सकता है सवाल। हाल ही में 5 वेटलैंड्स भारत का जगह बना पाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो उसमें 3 कहां से अभी इस बार? कर्नाटक से और तमिलनाडु से 2। तो ये ध्यान रखेंगे। टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 80 हो गए हैं। और वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, जाके देखना, पीसीएस में क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। 3 करोड़ महिलाएं, ये भी बजट से ही संबंधित है, बनेंगी लखपति दीदी। लखपति दीदी तो टॉपिक नहीं ना हुआ है अभी तक, क्या जरूरी है, उतना तो जरूरी नहीं है। वैसे पढ़िएगा आप लोग लखपति दीदी के बारे में। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति। नारी शक्ति पर फोकस है, आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हमने पहले ही आपको कह दिया कि बजट पे क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये फोटो का बस यही उद्देश्य है कि हम आपको इसके लिए जागरूक कर सके कि आज के अखबार पे आप थोड़ा सा विशेष नजर रखिएगा, ठीक है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के क्या बने? 17वें राजा। बस नाम ध्यान रखिए कि सुल्तान इब्राहिम कहां के राजा हैं? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहां है? भारत में लैपटॉप संयंत्र लगाएगी विस्ट्रॉन कॉर्प, बीबीआई। ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं, ठीक है। ताइवानी कंपनी है विस्ट्रॉन कॉर्प, भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगी और ये 1500 करोड़ रुपए की लागत वाला यह संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। बताइए बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये बिहार में क्यों नहीं लगेगा भाई, कर्नाटक में क्यों लगेगा? शायद हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वहां के प्रोजेक्ट को अपने राज्य में ला सके। गुजरात के मुख्यमंत्री के पास वो क्वालिटी था, तो वो गुजरात में कई ऐसी चीजें प्रोजेक्ट लेकर गुजरात में आए। हमको याद आता है कि एक बार पेपर में छपा था, सानद से नहीं, सिंगूर से सानद, सिंगूर आई थिंक बंगाल में और सानद बंगाल में, ये गुजरात में। टाटा अपनी प्रोजेक्ट लगाने वाली थी सिंगूर में, वहां पे प्रोजेक्ट की व्यवस्था वहां की मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। एक छोटा सा कॉल किया, 1 सेकंड का 1 रुपया खर्चा करके, उस समय किए होंगे मोदी जी, है ना, कि आप सानद चले आइए, हम आपको जमीन देते हैं। जंगल में लेके गए और दिखाए प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाइए, और बताइए उस जंगल को जन्नत बनवा दिया। जंगल क्या, मैंने मरुस्थलीय जगह था, कोई वहां पे न उपज होता था ना कुछ होता था। यानी बंगाल का प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। ये तो हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो न किसी कंपनी को सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, जगह देंगे, तब ना ये चीजें होंगी। अब इसमें रोजगार भी तो डेवलप होगा। इस संबंध में विस्ट्रॉन कॉर्प और कर्नाटक सरकार के बीच गैर बाध्यकारी समझौता हो गया है। कर्नाटक सरकार ने एक बयान में कहा है कि इस संयंत्र से करीब 3000 नौकरियां सृजित होंगी। तो जहां प्रोजेक्ट जाएगा वहां के लोगों को ना फायदा होगा, हमारे यहाँ नहीं आता है, तब क्या करें? नहीं, हम लोग का तो सरकार का कोई गारंटी नहीं होता है कब किसके साथ बनेगा, कब किसके साथ टूटेगा। नहीं, कभी कभी तो हमको लगता है कि बिहार के बाहर के लोग बिहार वासियों पर हंसते भी होंगे कि कैसे सरकार चुनते हैं ये लोग। नहीं, हम बहुत बढ़िया हुआ बिहार में, बहुत बढ़िया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिल हम लोग देते हैं। मैंने एक व्यवहारिक प्रबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यवहारिकता नाम का कोई चीज है कि नहीं है? प्रैक्टिकल होके काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कुछ प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे। मेन तो जीवन, लोगों के जीवन को बेहतर और सहज बनाने का काम सरकार का ही है। बाकी हम तो अपने से हम लोग प्रयास करते ही हैं, जो जहां है अपने जीवन के लिए तो प्रयास कर ही रहा है। कोल्हान टाइगर के नाम से लोकप्रिय चंपई सोरेन, थोड़ा सा नाटकीय तरीके से झारखंड की राजनीति बदली है। तो चंपई सोरेन
का नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पे कि यही शायद अगले मुख्यमंत्री वहां के बन सकते हैं। तो झारखंड के तो एक राज्यपाल का नाम ध्यान रखिएगा, राधा कृष्णन, क्योंकि अब तक सरकार गठित हो जाना चाहिए था। तो टाइम नहीं है, राज्यपाल के बात कर रहे हैं कि कल देखेंगे, कल बात करेंगे, 24 घंटा के बाद आइएगा। ऐसे होता है कि एक तरफ वो जेल गए, एक तरफ हमने क्या दिया, बहुमत का आपको प्रमाण दिया और हमको उसी समय क्या करवाइए, शपथ करवाइए। तो ये इसलिए टाल मटोल किया जाता है कि कोई घालमेल करने का प्रयास चल रहा होगा केंद्र की तरफ से। ठीक है, थोड़ा टाइम खींचिए उसमें, तो कई लोग टूट जाएंगे अपने। तो हो सकता है कि सोरेन अगर ऐसा कुछ कस्टडी में जाते हैं या कुछ 10 दिनों से अगर अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं और उस तक कुछ दिनों तक अगर सरकार गठित नहीं होती है, तो वहां ये पार्टी टूट भी सकती है, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन ही लगने का चांसेस ज्यादा बनेगा अगर सरकार गठित नहीं हुआ तो। ठीक है, तो चंपई सोरेन का नाम आया है। अब क्या होगा, अभी तक तो शायद मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं लिए हैं, अभी कोई मुख्यमंत्री वहां पे नहीं है। हाँ, गए हैं लोग, दिया है, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये रहा आपका वीक भर का इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, कई न्यूज हम आपको बताते हैं, कई न्यूज हम पढ़ते हैं, समझा भी देते हैं, और कई न्यूज आपको हम कह देते हैं बहुत ज्यादा होने की वजह से कि आपको इस न्यूज पे ध्यान रख के क्या करना है, स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है।